क्लास 11th पॉलिटी के राइट में हम समझेंगे सबसे पहले राइट का कंसेप्ट। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल पर प्ले करता है ये राइट, जैसे वोट देना, पॉलिटिकल पार्टी बनाना, इलेक्शन में हिस्सेदारी लेना, ये सब राइट के एग्जाम्पल है। आज के टाइम में लोग नए टाइप्स के राइट मांग रहे हैं, जैसे क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो सोसाइटी के चेंजिंग नीड को रिफ्लेक्ट करता है। कंसेप्ट ऑफ राइट मीनिंग। राइट का मतलब होता है एंटेलमेंट या जस्टिफाइड क्लेम, मतलब सोसाइटी ह्यूमन कुछ चीज़ें मिलाने का हक देती है, जैसे सिटीजन्स और ह्यूमन बीइंग के रूप में। डिज़ायर एंड राइट, हर चीज़ जो ह्यूमन पसंद हो या हम चाहें वो राइट नहीं होती। जो चीज़ ज़रूरी है और जिस पर हम हक है वही राइट होते हैं। राइट फॉर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, राइट हमारी रिस्पेक्ट और इज्जत के लिए ज़रूरी है, जैसे राइट टू लिवलीहुड, रोजी रोटी का हक डिग्निटी के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बात रखने का हक, ये क्रिएटिविटी और यूनिकनेस को बढ़ावा देता है। लोग अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर पाते हैं, इससे डेमोक्रेसी स्ट्रोंग होती है। ये फ्रीडम यूनिवर्सल माना गया है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। राइट फॉर वेलबींग एंड डेवलपमेंट, राइट ऐसे होनी चाहिए जो इंसान की वेलबींग, अच्छी सेहत, सामाजिक और मानसिक विकास और टैलेंट डेवलप करने में मदद करें। एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन, सोचने समझने की पावर बढ़ाता है, स्किल डेवलप करता है। एजुकेशन सब के लिए होना चाहिए, यूनिवर्सल राइट है। लिमिटेशन ऑन राइट, कुछ चीज़ें हार्मफुल होती हैं, उनको राइट नहीं माना जा सकता, जैसे ड्रग या स्मोकिंग हेल्थ और रिलेशनशिप के लिए हार्मफुल होते हैं, इन चीज़ों को राइट का हिस्सा नहीं बनाया जाता। सोर्स ऑफ राइट, राइट इन द पास्ट, 17th-18th सेंचुरी के थिंकर कहते थे कि इंसान के पास नेचुरल राइट होते हैं। ये राइट नेचुरल या गॉड ने दिए होते हैं। ये राइट अनब्रेकेबल और अनप्रिंटेबल होते हैं। 3 मेन राइट, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, बाकी सारे राइट इनसे ड्राइव होते हैं। ये राइट आर्बिट्रेरी पावर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए थे। इमरजेंसीज ऑफ ह्यूमन राइट, आज के टाइम में ह्यूमन राइट का टर्म ज़्यादा यूज होता है। अब लोग गॉड या नेचर के दिए हुए लॉज में कम विश्वास रखते हैं। ह्यूमन राइट ऐसे गारंटी होती है, तो कह सकते हैं कि ऐसे राइट ये जीवन जीने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, हर इंसान के पास अपनी एक वैल्यू होती है, उसी की बेसिस पर ह्यूमन राइट का कंसेप्ट बना है। अब बात करते हैं ह्यूमन राइट के बारे में, मानव अधिकार के बारे में। सभी लोगों के पास कुछ बेसिक राइट होते हैं, सिर्फ इंसान होने के नाते, जैसे इज्जत से जीना, भीड़ भाव ना होना। ये राइट रेस, कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेसिस पर इनइक्वालिटी को चैलेंज करते हैं। यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो हर इंसान की डिग्निटी और रिस्पेक्ट की बात करता है। स्ट्रगल फॉर ह्यूमन राइट, ऑप्रेस्ड लोग इन राइट्स का यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेटरी कानून के खिलाफ। नए डेंजर्स के साथ नए राइट्स भी डिमांड किए जाते हैं, जैसे इन्वायरमेंट, लिवलीहुड, चिल्ड्रन राइट एक्सेट्रा। जब लोग इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो ये मोरल आउटरीच दिखता है। पावर ऑफ ह्यूमन राइट, लोग इन राइट को एक्सेप्ट करते हैं और डिग्निटी के लिए सपोर्ट भी मिलता है। एग्जाम्पल, बॉब गैडलोफ का कैंपेन अफ्रीका में पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए, इसे पता चलता है कि लोग कितना सपोर्ट करते हैं कि ह्यूमन राइट यूज है को। इमैनुअल कांट ऑन ह्यूमन राइट डिग्निटी, हर इंसान को चाहिए कि उसके स्टेटस, इनकम, एजुकेशन कुछ भी हो, राइट रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंसान है। डिग्निटी से ट्रीट करना मोरल ऑब्लिगेशन है, सिर्फ काइंडनेस नहीं। कैंट के 2 मेन पॉइंट, दूसरों के वैसे ही ट्रीट करो जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हें ट्रीट किया जाएगा। इंसानों को अपने गोल्स के लिए ऑब्जेक्ट की तरह यूज मत करो। हर इंसान को अपना इम्पोर्टेंस होता है। लीगल राइट एंड द स्टेट,
कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट। कई देशों में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लोगों को राइट मिलते हैं, जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट लॉ होती है, इसलिए ये राइट इम्पोर्टेंट होते हैं। राइट की क्लेम हिस्ट्री और कल्चर के बेसिस पर भी समझे जाते हैं। लीगल रिकॉग्नाइजेशन, किसी भी ह्यूमन राइट अपील की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि लोग यूज रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं। सिर्फ सोसाइटी का सपोर्ट काफ़ी नहीं होता, लॉ का सपोर्ट भी ज़रूरी है। क्लेमिंग राइट फ्रॉम द स्टेट, लोग स्टेट से अपने राइट की डिमांड करते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ। एग्जाम्पल, स्टेट से कहा जाता है कि वो स्कूल प्रोवाइड करे। ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियाँ, राइट के साथ स्टेट पर कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, जैसे लाइफ का राइट, मतलब स्टेट को सिटीजन को प्रोटेक्ट करना होगा। स्टेट को पॉलिसीज बनानी पड़ती है, जैसे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। रिस्ट्रेंट ऑन स्टेट एक्शन, राइट स्टेट की पावर को भी लिमिट करता है, जैसे लिबर्टी को राइट स्टेट से रीजन मांगता है कि अगर वो फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करे। स्टेट का पावर लोगों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए और लीडर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करेंगे पॉलिटिकल राइट के बारे में। ये वो अधिकार होते हैं जो हर सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट और पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का हक देते हैं। इसमें शामिल है वोट देने का अधिकार, अपने रिप्रेजेंटेशन को चूज करने का अधिकार, चुनाव लड़ना, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना। ये सारे राइट इंश्योर करते हैं कि लोग सरकार के डिसीजन में अपनी आवाज़ उठा सके। सिविल लिबर्टीज़, नागरिक के बारे में, ये बेसिक फ्रीडम है जो हर सिटीजन के पास होती है। फ्री और फेयर ट्रायल का राइट, इंसाफ मिलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, प्रोटेस्ट करने और अपना विरोध व्यक्त करने का अधिकार, ये डेमोक्रेसी के बैकबोन है। पॉलिटिकल राइट और सिविल लिबर्टी दोनों मिलके लोगों को एम्पावर्ड बनाते हैं। राइट का मकसद, राइट का मेन एम होता है इंडिविजुअल की वेलबींग को प्रोटेक्ट करना और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना। पॉलिटिकल राइट ये इंश्योर करता है कि लोगों की चिंता सरकार की प्रायोरिटी रहे, रूलर्स की नहीं। बेसिक नीड्स और राइट्स, अगर किसी की पॉलिटिकल राइट का प्रॉपर यूज करना है तो उसकी बेसिक नीड्स जैसे खाना, घर, कपड़े, सेहत पूरी होनी चाहिए। इसी वजह से डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इकोनॉमिक्स राइट जैसे मिनिमम वेजेस, अच्छे वर्किंग कंडीशन का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जैसे प्लान गरीब लोगों की मदद करते हैं बेसिक ज़रूरत पूरी करने में। कल्चरल राइट, अब डेमोक्रेसी लोगों के कल्चर और लैंग्वेज के अधिकार भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जैसे अपनी माँ बोली मदर टंग में पढ़ाई का हक। कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशन का होना। राइट का स्कोप बढ़ रहा है, पहले सिर्फ बेसिक राइट जैसे जीने का हक, लिबर्टी, इक्वलिटी इंपॉर्टेंस होते थे, लेकिन अब नए जस्टिफाइड राइट भी रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं जो अच्छी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। राइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। राइट लेने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। कॉमन गुड को प्रिजर्व करना, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना, सस्टेनेबल डेवलप करना, दूसरों के राइट का रिस्पेक्ट करना, अपने राइट का यूज करना, किसी और को हार्म नहीं करना। आपस में राइट का बैलेंस, जैसे तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी और की प्राइवेसी को हार्म नहीं करे। गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन भी नज़र रखना, कभी कभी सिक्योरिटी के नाम पे गवर्नमेंट सिविल लिबर्टीज़ को लिमिट कर सकती है, तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। ऑथोरिटेरिज्म से बचना, अगर सरकार के पास ज़्यादा पावर हो जाए तो वो मिसयूज करे तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ सकती है। अरेस्टेड लोगों को भी लॉ और ट्रायल का हक मिलना चाहिए। कंक्लूजन, राइट डेमोक्रेसी की फाउंडेशन होती है, ये एब्सोल्यूट नहीं होती, लेकिन इंडिविजुअल और कलेक्टिव राइट का प्रोटेक्ट करना जरूरी है, तभी सोसाइटी जस्ट और डेमोक्रेटिक बन सकती है। अब कुछ क्वेश्चन है राइट के बारे में, स्टेटमेंट दिए गए हैं। राइट का मतलब होता है वो चीज़ें या अधिकार जो हर व्यक्ति और समाज को मिलनी चाहिए, यह उनका हक है। राइट सिर्फ इंडिविजुअल की अपनी इच्छाओं और सपनों पर बेस्ड होता है, सोसाइटी क्या सोचती है ये मायने नहीं रखता। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सिर्फ ओनली ए। सिंपल एक्सप्लेनेशन, पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि राइट हर इंसान का हक है, जैसे जीने का अधिकार, बोलने की आज़ादी एक्स्ट्रा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि राइट सिर्फ व्यक्ति की इच्छाओं पर नहीं होते बल्कि सोसाइटी के रूल्स और वैल्यू के हिसाब से भी तय की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया रखा, इसमें राइट के कंसेप्ट के बारे में
4 स्टेटमेंट है। राइट रूलर और सोसाइटी के द्वारा दिए जाते हैं। नेचुरल राइट प्रकृति के नियम से मिलते हैं या जन्म से होते हैं। ह्यूमन राइट एक अच्छी जिंदगी जीने का मिनिमम जरूरी अधिकार होता है। ह्यूमन राइट की लिस्ट कभी कभी चेंज नहीं हुई, वो पुरानी लिस्ट चलती आई है। तो करेक्ट आंसर ओनली 2 है। क्यों सही है? स्टेटमेंट 2 सही है, नेचुरल राइट जन्म से मिलते हैं। स्टेटमेंट 3 भी सही है, ह्यूमन राइट बेसिक जिंदगी के लिए जरूरी होते हैं। स्टेटमेंट 1 गलत है, राइट सिर्फ रूलर नहीं देते, राइट जन्म से होते हैं। स्टेटमेंट 4 गलत है, ह्यूमन राइट बदलते रहे हैं जिससे नए चैलेंज आए। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है इमैनुअल कांट के ह्यूमन डिग्निटी वाले व्यू पर 3 स्टेटमेंट। हर इंसान की डिग्निटी सबसे प्राइज से ऊपर होती है। हर इंसान को डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए, वो अमीर हो या गरीब। कांट के हिसाब से दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए यूज करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ओनली 2 है। क्यों सही है? स्टेटमेंट 1 सही है, कांट कहते हैं कि इंसान की इज्जत प्राइजलेस होती है। स्टेटमेंट 2 भी सही है, हर किसी को बराबरी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। स्टेटमेंट 3 गलत है, कांट कहते हैं कि कभी किसी को सिर्फ अपना जरिया मीन्स मत बनाओ, बल्कि यूज एक इंसान की तरह ट्रीट करो। तो अब बात करते हैं सिटीजनशिप की, जो चैप्टर 6 है हमारा इसी क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी में। सिटीजनशिप का मतलब है किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी जैसे कि एक देश का फुल और इक्वल मेंबर होना। इसका मतलब कि हर सिटीजन को कुछ राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिविलेज मिलते हैं। अलग अलग देश अपने तरीके से सिटीजनशिप देते हैं, जैसे बर्थ से, नेचुरलाइजेशन से, रूल्स फॉलो करके सिटीजनशिप मिलना या ड्यूल सिटीजनशिप। आज भी इस पर डिबेट होती है, जैसे मार्जिनलाइज्ड लोगों के राइट या सबको इंक्लूड करने वाले सिटीजनशिप की इशू। कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप मीनिंग, सिटीजनशिप का मतलब है फुल और इक्वल मेंबर होना किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी का। इससे लोगों को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलती है, जैसे इंडियन, जर्मन एक्सेट्रा। सिटीजनशिप अपने देश से प्रोटेक्शन और राइट एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो अब्रॉड हो। फुल मेंबरशिप इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि अगर सिटीजनशिप नहीं है तो लोग रिफ्यूजी के रूप में रहने का मजबूर हो जाते हैं। स्टेटलेस लोग जिन्हें किसी भी देश की नागरिकता नहीं मिली बहुत मुसीबत में जीते हैं ऐसे लोग। सिटीजनशिप को कुछ स्पेसिफिक राइट मिलते हैं, लेकिन हर देश में थोड़ा अलग हो सकता है। राइट के टाइप्स, सिविल राइट जैसे बोलने की फ्रीडम या अपने थॉट एक्सप्रेस करना। पॉलिटिकल राइट जैसे वोट देना। सिटीजनशिप इज बिहाउंड स्टेट ऑब्लिगेशन, सिर्फ स्टेट और सिटीजनशिप के बीच का रिलेशन नहीं होता, बल्कि सिटीजन के बीच भी ऑब्लिगेशन होते हैं। ये ऑब्लिगेशन मोरल भी होते हैं, समाज के भले के लिए काम करना, और लीगल भी, कानून के अंडर काम करना। हर सिटीजन का ड्यूटी होता है कि वो सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। स्ट्रगल फॉर इक्वल सिटीजनशिप एंड राइट, हिस्ट्री में कई लोगों ने अपने राइट और फ्रीडम के लिए संघर्ष किया है, जैसे कॉलोनियल रूल्स के अगेंस्ट। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस 1789 के एक ऐसे ही मूवमेंट था। एशिया और अफ्रीका के कॉलोनाइज ने भी अपने इंडिपेंडेंस के टाइम सिटीजनशिप के लिए स्ट्रगल किया। साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों ने इक्वल राइट के लिए फाइट किया। 1990s के डिकेड में मेजर चैलेंज आए। इंडिया में भी ऐसे मूवमेंट हुए, जैसे वुमेन मूवमेंट और दलित मूवमेंट। फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, जरूरत कभी कभी सिटीजनशिप होने के बाद भी कुछ लोगों को आउटसाइडर ट्रीट किया जाता है, जैसे जॉब्स, एजुकेशन या मेडिकल फैसिलिटीज़ में उन्हें एक्सेस देना नहीं चाहते। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इंडिया के सिटीजन को देश के अंदर कहीं भी फ्रीली मूव करने का राइट मिलता है, जो स्पेशली वर्कर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब अगर तुम्हें किसी पार्ट को, तो आगे समझते हैं रेजिस्टेंट के बारे में। विरोध क्यों होते हैं? जब लोकल लोगों को लगता है कि बाहर से आए वर्कर उनकी नौकरी ले रहे हैं, तो वो विरोध करते हैं। कभी कभी इसका रिजल्ट जॉब रिस्ट्रिक्शन और वायलेंस तक हो जाता है अगेंस्ट आउटसाइडर। चैलेंज ये है कि एक बैलेंस बनाना पड़ता है, सिटीजनशिप को काम करने के लिए राइट भी हो और लोकल लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट के मौके मिलते हैं। गरीब माइग्रेंट को कभी कभी लोअर ट्रीटमेंट मिलते हैं, जो इक्वलिटी ऑफ राइट को खिलाफ है। डिबेट्स एंड डिस्कशन, आजकल काफ़ी डिस्कशन हो रहे हैं कि फुल एंड और इक्वल मेंबरशिप का मतलब क्या है। लोग कहते हैं कि हर सिटीजन को देश में
कहीं भी जीने और काम करने का फ्रीडम मिलना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में डिसएग्रीमेंट का सॉल्यूशन होता है डेमोन्स्ट्रेशन, शांति से प्रोटेस्ट, पब्लिक एडवर्सरी, कोर्ट जाना और बातचीत से सॉल्यूशन निकालना। मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज जे.आर. और सिविल राइट मूवमेंट यूएसए। 1950s डिकेड में यूएसए में ब्लैक और वाइट लोगों के बीच इनक्वलिटी थी। सिग्रेशन लॉ बने थे जिसमें ब्लैक लोगों को सिविल और पॉलिटिकल राइट नहीं मिलते थे। अलग बसेज, स्कूल, होटल्स एक्स्ट्रा होते थे ब्लैक और वाइट लोगों के लिए। मार्टिन लूथर किंग जे.आर. एक मशहूर लीडर थे जो इक्वलिटी के लिए फाइट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये लॉ सिर्फ ब्लैक लोगों को नहीं, वाइट लोगों के लाइफ क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है। ये कोऑपरेशन को भी रोकते हैं जो पूरे देश के लिए नुकसानदायक है। उनका मैसेज था पीसफुल प्रोटेस्ट करो, नॉन वायलेंट तरीके से अपने राइट के लिए लड़ो। इक्वल राइट, बराबरी का अधिकार, अर्बन पुअर, शहरी गरीब लोग, स्लम में रहने वाले लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती जैसे पानी, टॉयलेट, सफाई। वेजेस कम है पर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। छोटी दुकानें या काम से वोट देने भी इनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। ग्रोइंग अवेयरनेस, अब गवर्नमेंट और एनजीओ स्लम एरिया में रहने वालों के लिए राइट के लिए काम कर रही है। पॉलिसी जैसे नेशनल पॉलिसी और अर्बन स्टेट वंडर रिकॉग्नाइजेंस देना और प्रोटेक्शन के लिए बनी है। मार्जिनलाइज्ड ट्राइब्स, ट्राइबल लोग अपने राइट के लिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके ज़मीन और रिसोर्स पर कंपनीज कब्जा करना चाहती है। फॉरेस्ट, टूरिज्म सेक्टर, माइनिंग इनके जीने के तरीके को अफेक्ट करते हैं। इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी, हर सिटीजन के लिए इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी इंश्योर करना टफ है। पॉलिसी बनाना वक्त सभी ग्रुप्स के यूनिक नीड्स को समझना जरूरी है। इवोल्विंग इंटरप्रिटेशन, इक्वल सिटीजन का मतलब टाइम के साथ चेंज होता रहता है वर्ल्ड की सिचुएशन, इकोनॉमी और सोसाइटी के मुताबिक। अब बात करते हैं सिटीजनशिप की इक्विटी एंड राइट टी.एच. मार्शल के अकॉर्डिंग। टी.एच. मार्शल एक ब्रिटिश सोशलिस्ट थे जिन्होंने 1950 में बताया कि सिटीजनशिप का कोर कंसेप्ट इक्वलिटी है। पहली बात, राइट और ड्यूटीज़ की इक्वलिटी इंप्रूव होनी चाहिए। दूसरी बात, ये राइट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए। मार्शल ने 3 टाइप के राइट एक्सप्लेन किए हैं। सिविल राइट, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के अधिकार। पॉलिटिकल राइट, वोट देना और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना। सोशल राइट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट तक एक्सेस। नेशन एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, आज के मॉडर्न स्टेट में लोग अलग अलग रिलीजन्स, लैंग्वेज और कल्चर से होते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ कोशिश करती है कि नेशनल आइडेंटिकल सबके साथ शेयर की जा सके, लेकिन कुछ कंट्री आइडेंटिकली को कुछ ऐसे डिफाइन करती है कि कुछ लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। इससे कुछ लोगों को इससे मिलती है और कुछ लोगों को नहीं। एग्जाम्पल, फ्रांस सेक्युलर है और इंक्लूसिव होने का क्लेम करता है, पर लोगों को अलग अलग रिलीजन बिलीफ होते हैं, इसलिए डिसाइड करना कि क्या पब्लिक है और क्या प्राइवेट वो आसान नहीं होता। सिटीजन्स एंड नेशन, कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। 1789 की फ्रांस रिवॉल्यूशन ने नेशन स्टेट और इंडिविजुअल के डेमोक्रेटिक राइट का आइडिया दिया था। नेशन स्टेट सिर्फ एक टेरिटरी नहीं होती बल्कि एक कल्चर और कॉमन पास्ट का एक्सप्रेशन होता है। इस आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, लैंग्वेज और सेरेमोनियल रिचुअल्स को रखा गया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऑन स्लम डिवेलपर्स राइट इंडिया। बैकग्राउंड, 1985 में ओल्गा टेलिस ने मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ केस किया था स्लम डिवेलपर्स के बिहाफ में। उनका कहना था स्लम में रहना उनका राइट टू लिवलीहुड है क्योंकि वही उनका काम का एरिया है। अगर उनको हटा दिया गया तो बिना अल्टरनेटिव दिए तो उनका जीवन चला जाएगा। डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंडर उनको रहने का अधिकार, राइट टू शेल्टर भी मिलता है। अगर उनको हटाना है तो गवर्नमेंट को उन्हें अल्टरनेटिव हाउसिंग प्रोवाइड करना होगा। सिटीजनशिप इन इंडिया। बैकग्राउंड, इंडिया सेक्युलर और डेमोक्रेटिक नेशन है। हर तरह के रिलीजन, कल्चर और रीजनल लोगों के साथ इंक्लूसिवनेस प्रमोट करता है। इंडिपेंडेंस का मकसद था सब बैकग्राउंड के लोगों को जोड़ना। पार्टीशन 1947 के बाद सेक्युलर कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग बनाया। ग्रेटिंग लोग इक्वल सिटीजनशिप है। कॉन्स्टिट्यूशन सबको फुल एंड इक्वल सिटीजनशिप देता है। SC, ST, वुमेन, रिमोट एरिया के लोग अट्रैक्ट लोगों के फेथ, कस्टम और लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करता है बिना उनके कुछ थोपने किए। प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन,
पार्ट 2 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के प्रोविज़न दिए गए हैं। बाद में पार्लियामेंट ने लॉ पास करके इसको और भी डिटेल में बताया। अब बात करते हैं सिटीजनशिप इंडिया में नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं। बर्थ जन्म का जरिया, डिसेंट माँ बाप का जरिया, रजिस्ट्रेशन का, और नेचुरलाइजेशन मतलब कुदरती प्रोसेस जैसे कि लंबे समय तक रहना। इंक्लूजन ऑफ टेरिटरी किसी नए एरिया को इंडिया में शामिल करना। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सब नागरिकताओं को अधिकार बराबर हैं। भेदभाव मना है जैसे धर्म, जाति, जात, लिंग या जन्म के अधिकार पर। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज़ के अधिकार भी सुरक्षित हैं। कंट्रोवर्सीज विवाद, हालांकि कानून सबको शामिल करता है फिर भी कुछ मुद्दे हमेशा बने रहते हैं। वुमेन मूवमेंट, दलित मूवमेंट, डेवलपमेंट से जुड़ी समस्याएं। इंडिया के इतिहास बताता है कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एक चलती रहती प्रोसेस है। नए मुद्दे आते हैं और उनका हल निकालने के नेगोशिएशन ज़रूरी होता है। यूनिवर्सल सिटीजनशिप हम अक्सर मानते हैं कि हर व्यक्ति को पूरी नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन असल में देश कुछ क्राइटेरिया लगाते हैं जिसके बेसिस पर सिटीजनशिप मिलती है। इससे अनवांटेड लोगों को एंट्री कंट्रोल किया जाता है। माइग्रेंट का प्रॉब्लम, युद्ध, भूखमरी या और दिक्कत का कारण लोग अपना देश छोड़ कर दे देते हैं। ऐसे लोग स्टेटलेस या रिफ्यूजी बन जाते हैं और अगर कोई दूसरा देश उन्हें एक्सेप्ट ना करे तो कभी कभी उन्हें रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ता है और वो इलीगल माइग्रेंट बन जाते हैं। नेशंस क्या प्रॉब्लम, यूएन ने एक कमिश्नर बनाया था जो उन लोगों के मुद्दों पर काम करता था। हर देश को मोरल और पॉलिटिकल चैलेंज होते हैं कि कितने रिफ्यूजी को एक्सेप्ट करें। कुछ देश बोलते हैं कि वो वॉर विक्टिम्स को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उनके सिक्योरिटी कंसर्न भी होते हैं। इंडिया का अप्रोच, इंडिया ने प्रोसिक्यूटेड लोगों को जैसे दलाई लामा और 1959 के तिब्बतन फॉलोअर्स को सिटीजनशिप ऑफर किया था। बॉर्डर पे इलीगल इमिग्रेशन काफ़ी होते हैं, बहुत कम लोगों को आखिरकार सिटीजनशिप मिलती है। ग्लोबल सिटीजनशिप, ये कंसेप्ट कहता है कि सिर्फ नेशनल लेवल के सिटीजनशिप से काम नहीं चलेगा, हमें ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस और कोऑपरेशन की ज़रूरत है। हमें समझना होगा कि दुनिया इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, टेलीकम्युनिकेशन से लोग आसानी से डिजास्टर, वार्स, अट्रैक्शंस के बारे में रियल टाइम में जान लेते हैं। इससे दुनिया भर के लोग एक दूसरे की दुख दर्द को समझते हैं। स्पोर्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, लोग चाहते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल फैमिली की तरह बने। नेशनल सिटीजनशिप के बावजूद कई मुद्दे ऐसे हैं जो सिर्फ नेशनल लेवल पर सोल्व नहीं हो सकते। ग्लोबल कोऑपरेशन से ही प्रॉब्लम का हल हो सकता है। तो अब बात करते हैं सिटीजनशिप के कंसेप्ट के क्वेश्चन के बेस पे। तो सबसे पहले करेक्ट आंसर जो दिया हुआ बुक में है उसमें ए आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है? सही है, क्योंकि सिटीजनशिप का मतलब होता है कि किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी का इक्वल और फुल मेंबर होना। हर सिटीजन को कुछ राइट मिलते हैं जैसे वोट देना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, साथ ही एक कलेक्टिव आइडेंटिटी भी मिलती है कि हम सबके नेशन के पार्ट हैं। बी गलत है क्योंकि सिटीजनशिप किसी कास्ट, रिलीजन या एथनिक ग्रुप के बेसिस पर भी नहीं मिलती। ऑप्शन बी भी गलत है। सिटीजनशिप सिर्फ लीगल नहीं है, इसके साथ सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करना, लॉ फॉलो करना एक्सेट्रा। और ऑप्शन डी भी गलत है, सिटीजनशिप का इकोनॉमिक स्टेटस से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। तो ऑप्शन इसका ए ही सही है। क्वेश्चन 2 में हमारा करेक्ट आंसर बी है। क्यों है? देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बी ऑप्शन सही है क्योंकि डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को ये राइट होता है कि वो कंट्री के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकता है और काम कर सकता है। ए, सी, डी गलत क्यों है? ए गलत है क्योंकि मूवमेंट सिर्फ रिच या स्किल्ड लोगों के लिए नहीं होते, सबके लिए होते हैं। ऑप्शन सी, हर जगह माइग्रेंट का वेलकम हो ये ज़रूरी नहीं होता, स्पेशली जहाँ जॉब्स कम होती है। डी, ये राइट पूरे देश के लिए होते हैं, सिर्फ अपने स्टेट तक सीमित नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। मार्टिन लूथर किंग के बारे में ऑप्शन ए सही है। स्टेट बिल्कुल सही है कि मार्टिन लूथर किंग ने यूएसए के साउथर्न स्टेट में सिग्रेशंस मतलब जाति भेदभाव था उसके खिलाफ संघर्ष किया। स्टेटमेंट 2 गलत है, उन्होंने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का सपोर्ट किया, उनका आंदोलन गांधी की तरह शांति से था। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 4, इक्वल राइट एंड सिटीजनशिप फॉर अर्बन पुअर। तो ऑप्शन ओनली 2 है, स्टेटमेंट
1 सही है। नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्टेट वंडर्स इसलिए लाई गई थी ताकि उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सके और उन्हें पुलिस और अथॉरिटीज का हरेसमेंट कम हो। स्टेटमेंट 2 गलत है कि इक्वल राइट देना इजी काम नहीं है, क्योंकि सब लोग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। यूनिफॉर्म पॉलिसी सब पे काम नहीं करती। स्टेटमेंट 3 सही है। ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी 1985 केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मूवमेंट डीलर्स को ज़बरदस्ती हटाना उनके राइट टू लिवलीहुड का वोल्यूशन है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, यानी टोटल 2 सही स्टेटमेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म की बात करेंगे। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। नेशनलिज्म एक ऐसी सोच या भावना है जो एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड नेशन आइडेंटिटी को इम्पोर्टेंस देती है। ये लोगों के बीच एकता और बिलोंगिंग का एहसास ला सकती है, लेकिन कभी कभी ये दूसरे देशों के साथ डिस्प्यूट और डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा करती है। कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। कॉम्प्लेक्स टर्म, जटिल शब्द। नेशनलिज्म का मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। हर जगह इसका मीनिंग थोड़ा अलग होता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। आखिरी 200 सालों में नेशनलिज्म एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रही है। इम्पैक्ट। नेशनलिज्म ने लोगों में लॉयल्टी और यूनिटी जगाई है, लेकिन इसमें हैट्रेट और कन्फ्लिक्ट वॉर भी पैदा किए। फेजेस ऑफ नेशनलिज्म। 19th सेंचुरी में छोटी छोटी किंगडम मिलके बड़े बड़े नेशन स्टेट बने, जैसे कि जर्मनी, इटली। लोकल लैंग्वेज और लोकल लॉयल्टीज़ को ग्रेजुअली एक कॉमन नेशनल लैंग्वेज और लॉयल्टी में बदला गया। ब्रेकअप ऑफ एम्पायर्स। नेशनलिज्म की वजह से बड़े एम्पायर जैसे ऑस्ट्रियो हंगेरियन यूनियन टूट गए। ब्रिटिश, फ्रांस, डच, पुर्तगाल जैसे यूरोपियन एम्पायर भी एशिया और अफ्रीका में वीक होने लगे। रीड्राइविंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। नए बॉर्डर्स बनाना। नेशनलिस्ट स्ट्रगल ने नए बाउंड्रीज बनाए या बदले। कई जगह अलग ग्रुप ने अपनी अलग आइडेंटिटी के लिए डिमांड रखी। सेपरेटिस्ट मूवमेंट। एग्जाम्पल तमिल, श्रीलंका, कुर्दोस, टर्की और इराक। बेस्क्वेक्स, स्पेन, क्वेबेक, कनाडा। इंडिया में भी कुछ ग्रुप्स अलग आइडेंटिटी की बात करते हैं। नेशन एंड नेशनलिज्म। नेशन एक फैमिली जैसा पर्सनल रिलेशन पर बेस्ड ग्रुप नहीं होता। नेशन में लोगों को क्लोज रिलेशन या ब्लड रिलेशन ज़रूरी नहीं होता। कॉमन लैंग्वेज, रेस या रिलीजन ज़रूरी नहीं होता। जैसे इंडिया और कनाडा अलग अलग कल्चर्स होने के बावजूद भी एक नेशन है। नेशन ज़्यादातर इमेजिन कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ लोग एक ही बिलीफ और वैल्यूज़ को मानकर यूनिटी महसूस करते हैं। ये एक इमेजिनेशन होती है कि हम सब एक साथ हैं, एक देश हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट। पीपल इमेजिनेशन लोगों की कल्पना नेशन को बनाने और यूनाइट रखने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेशनलिज्म की एजप्शन के बारे में। एजप्शन अबाउट द नेशन। तो क्या एजप्शन ली गई, मतलब देश के बारे में लोग क्या मानते हैं। शेयर्ड बिलीफ, साझी सोच या विश्वास। बिलीफ इन नेशनहुड। देश किसी फिजिकल चीज़ जैसे माउंटेन, रिवर से नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और उनकी शेयर्ड आइडेंटिटी से बनता है। नॉट फिजिकल एंटिटीज। देश कोई बिल्डिंग या पेड़ पहाड़ नहीं होती, बल्कि उन लोगों की आइडेंटिटी से बनता है जो उसमें रहते हैं। कलेक्टिव आइडेंटिटी। जब लोग एक दूसरे को एक जैसे समझते हैं, कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री के बेसिस पर, तो उनमें एक कॉमन आइडेंटिटी बन जाती है। कंपेयरिंग नेशन टू टीम। जैसे एक टीम में अलग अलग प्लेयर होते हैं, वैसे ही एक नेशन में अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन सब एक गोल के लिए काम करते हैं। हिस्ट्री, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। जब लोग अपने आप को एक नेशन के रूप में देखते हैं तो उन्हें अपने पास्ट का भी स्ट्रॉन्ग सेंस होता है। कलेक्टिव मेमोरीज। कहानियाँ, लीजेंड्स और इतिहास के जरिए लोग एक कॉमन हिस्ट्री महसूस करते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया। नेशनलिस्ट ने कहा है कि इंडिया की पुरानी सभ्यता ही इसका एक लॉन्ग और प्राउड इतिहास है। नेहरू ने भी कहा है कि अलग अलग होने के बावजूद भी इंडिया में एकता रही है। टेरिटरी, भूगोल या ज़मीन के महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ टेरिटरी। जब लोग किसी जगह में
लंबे टाइम तक रहते हैं तो उनमें उस जगह से इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। इमेजिनिंग ए होमलैंड, लोग अपने देश को माँ, पिता या पवित्र भूमि जैसी शब्दों से याद करते हैं। मदरहुड, फादरहुड, होली लैंड। एग्जाम्पल ऑफ जेविश पीपल, जेविश लोग अलग अलग जगह बिखरे हुए होने के बावजूद भी फिलिस्तीन को अपने प्रोमिस्ड लैंड मानते हैं। इंडियन नेशन आइडेंटिटी, इंडिया अपने नदियाँ दोनों और ज़मीन से स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होते हैं। नदियाँ, पेड़ों सबसे स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होते हैं। कन्फ्लिक्ट आवर टेरिटोरी, जब दो या ज़्यादा ग्रुप एक ही ज़मीन पर क्लेम करते हैं तो कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, जैसे कश्मीर, बलूचिस्तान एक्सेट्रा। शेयर पॉलिटिकल आइडियाज़, शेयर्ड विजन ऑफ द फ्यूचर, देश तब बनता है जब लोग एक जैसे फ्यूचर के सपने देखते हैं, एक जैसे सिस्टम में विश्वास रखते हैं। एफर्मेशन ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल, जैसे डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, लिबरलाइजेशन। पॉलिटिकल आइडेंटिटी एज ए नेशन, जब लोग सेम पॉलिटिकल वैल्यूज़ में विश्वास रखते हैं तो उनकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती है। डेमोक्रेसी एंड ओब्लिगेशन, लोकतंत्र में लोग एक ही दूसरे के अधिकारों को समझते हैं, हर नागरिक पर कुछ जिम्मेदारियां होती है, इस जिम्मेदारियों को मानना नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, शेयर्ड कल्चर आइडेंटिकल वर्सेस पॉलिटिकल विजन, कुछ लोग मानते हैं कि एक जैसे कल्चर जैसे लैंग्वेज या एंसेस्ट्री से लोग एक देश में बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ कल्चर पर देश बनाना डेमोक्रेसी के आइडिया को खतरे में डाल सकता है। डेंजर्स ऑफ रिलीजन्स बेस्ड आइडेंटिटी, रिलीजन अलग अलग संप्रदायों में डिवाइडेड होते हैं, अलग देश सिर्फ रिलीजन्स के बेस पर बनाना तो वो ऑपरेसिव दबाव वाला हो सकता है। कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इम्पोजिंग आइडेंटिटी, अलग अलग रिलीजन्स और लैंग्वेज वाले लोगों को एक ही आइडेंटिटी में फिट करना अनफेयर हो सकता है, इसे कुछ लोगों को के राइट और फ्रीडम जा सकते हैं। पॉलिटिकल आइडेंटिटी इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में कल्चरल से ज़्यादा पॉलिटिकल आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए वैल्यू जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी को फॉलो करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। प्रॉब्लम फ्रॉम कल्चरल आइडेंटिटी बेस्ड नेशन फॉर्मेशन, माइग्रेशन, जब एक कल्चर वाले लोग अलग अलग स्टेट चाहते हैं तो पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट, इस डिमांड की वजह से कभी कभी राइट्स और वायलेंस भी होते हैं। मिनॉरिटी इशू, नेशन स्टेट में मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ को इक्वलिटी नहीं मानती। सेपरेट बाउंड्रीज, नो रियल यूनिटी, अलग बाउंड्रीज बनाना भी एक सोल्यूशन नहीं है क्योंकि वो इंटरनल यूनिटी सोल्व नहीं करता। नेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंट्रोडक्शन क्या है इसका, हर कम्युनिटी या ग्रुप चाहते हैं कि उनका अपना देश हो जहाँ वो अपना कल्चर प्रोटेक्ट कर सके। ये डिमांड तब आती है जब लोगों में कॉमन आइडेंटिटी होती है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यूरोप का इतिहास, 19वीं सेंचुरी में वन कल्चर वन स्टेट का आइडिया पॉपुलर हुआ। वर्ल्ड वॉर प्रथम के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सला के जरिए नए देश बनाए गए, लेकिन हर ग्रुप की सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड पूरी करना मुश्किल था। मॉडर्न प्रॉब्लम ऑफ नेशन स्टेट, आज भी नए देश बनाना या पुराने देशों में बाउंड्रीज बनाना कन्फ्लिक्ट और वायलेंस क्रिएट करता है। मिनॉरिटी राइट की प्रोटेक्शन एक मेजर चैलेंज होता है। सॉल्यूशन क्या है, एग्जिस्टिंग स्टेट को ज़्यादा डेमोक्रेटिक और इक्वल बनाना, सभी कल्चर और आइडेंटिफाई को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, मिनॉरिटीज़ के राइट को रिस्पेक्ट करना। ऐसा करने से देश स्ट्रॉन्ग बनाना और लोगों में लॉयल्टी भी बढ़ेगी। कंक्लूजन, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन एक कम्प्लेक्स इशू है, इसको हैंडल करना दुनिया के कई देशों के लिए आज भी चैलेंज है। बात करते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन इन बेस्क्यू रीजन। स्पेन का एग्जांपल, बेस्क्यू रीजन को स्पेन ने कुछ ऑटोनॉमी दी थी, लेकिन बेस्क्यू नेशनलिस्ट मूवमेंट चाहते हैं कि ये अलग कंट्री बन जाए। उनका कहना है कि उनकी लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी स्पेन से अलग है। जब फ्रैंको डिक्टेटर था तब उनकी ऑटोनॉमी ख़त्म हो गई थी। आज भी बेस्क्यू लोग ऑटोनॉमी के से कोस नहीं है और पूरा इंडिपेंडेंस चाहते हैं, लेकिन ये दिखाता है कि नेशनलिज्म का इशू हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटिक्स से भी काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। इंडिपेंडेंट स्टेटहुड का सवाल, हर ग्रुप जो अपने आप को अलग समझते हैं उसको अलग देश बनाना पॉसिबल भी नहीं है और सभी भी नहीं है। अगर सबको अलग अलग देश में गए तो बहुत सारे छोटे छोटे देश बन जाएंगे जिससे इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों वीक हो जाएगी। मिनॉरिटीज़ के इशू और बढ़ जाएंगे। इससे अब सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब सिर्फ अलग देश बनाना नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक राइट देना होता है। एक नेशनलिटी को एक एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर ही आइडेंटिटी के नाम पर वायलेंस और डिवीज़न नहीं होने चाहिए। मल्टीपल आइडेंटिटी
आइडेंटिटीज़ का कंसेप्ट। डेमोक्रेसी में हर सिटीजन की मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे रिलीजन्स, लैंग्वेज, कल्चर, प्रोफेशन एक्सेट्रा। इन सब को इंक्लूड करना चाहिए एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी में। अगर सिर्फ एक ही आइडेंटिटी को ऊपर रखा गया तो डेमोक्रेसी के लिए रिस्की हो सकता है। टैगोर्स क्रिटिक्स ऑफ नेशनलिज्म। रविंद्रनाथ टैगोर का नज़रिया। टैगोर ने नेशनलिज्म को फाइनल गोल नहीं माना। उनका कहना था कि वो कॉलोनियल रूल के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था पैट्रियोटिज्म कैन नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर। वो कॉलोनियल रूल को खिलाफ थे और इंडिया के इंडिपेंडेंस के सपोर्टर थे। उन्होंने ब्रिटिश रूल का अपोज इसलिए किया क्योंकि वो वहाँ ह्यूमन वैल्यू की इज्जत नहीं होती थी। टैगोर का कहना था कि इंडिया को अपनी कल्चर और हेरिटेज से जुड़ा रहना चाहिए, लेकिन बाहर के अच्छे आइडिया भी सीखते रहना चाहिए। वो पैट्रियोटिज्म के नैरो विजन के खिलाफ थे। अगर हम सिर्फ इंडिया कल्चर को मानते हैं, बाकी सब को रिजेक्ट कर देंगे, तो ये हैट्रेड और डिवीजन का रीजन बन सकता है। जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडिज्म जैसे रिलीजन्स भी इंडिया का पार्ट रहे हैं। नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म, देशभक्ति और भाववाद। अगर हम वन कल्चर वन स्टेट का आइडिया छोड़ दें तो हमें सोचना होगा कि डिफरेंट कल्चर को कैसे एक साथ रखा जाए। डेमोक्रेसी में पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जो मिनॉरिटीज़ के राइट के प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्शन कैसे दिया जाता है? लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलते हैं। लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है मिनॉरिटीज़ को। इक्वल ट्रीटमेंट इंश्योर करने के लिए अलग इंस्टीट्यूशन भी बनाए जाते हैं। डिफाइनिंग नेशनल आइडेंटिटी। एक मॉडर्न नेशन में सभी ग्रुप के कंट्रीब्यूशन और आइडेंटिटी को इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। इससे यूनिटी भी आती है और नेशन स्ट्रॉन्ग भी होता है। और बात करते हैं अब इसके क्वेश्चन की। नेशन और नेशनलिज्म का सही कंसेप्ट क्या है? नेशन का पर्सनल कनेक्शन या कॉमन एंसेस्टर की जरूरत नहीं होती, लेकिन शेयर्ड बिलीफ और इमेजिनेशन उन्हें जोड़ के रखती है। आंसर सी सही है, बिल्कुल सही है। नेशन एक इमेजिनेशन है जिसमें लोग अपने आप को एक आइडेंटिटी के अंदर महसूस करते हैं। कौन से स्टेटमेंट नेशन और उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी के बारे में सही है? तो कौन सा? देखो, बिलीफ और कलेक्टिव आइडेंटिटी नेशन बनाने में इंपॉर्टेंस होते हैं। नेशन फिजिकल फीचर से डिफाइन नहीं होती। शेयर्ड पॉलिटिकल वैल्यू नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। कल्चर और लैंग्वेज नेशन जोड़ने का बेस्ट तरीका है। ये थोड़ा मिसलीडिंग है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को रिस्क में डाल सकता है। तो करेक्ट आंसर 1 2 3 आंसर बी, ओनली 2। शायद यहाँ आंसर में गलती हो सकती है क्योंकि 3 स्टेटमेंट सही लग रही हैं। तो चौथा 3, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में कौन सी बात सही है? हर नेशन को अपने आप को रूल करने की राइट होना चाहिए ताकि अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। तो आंसर ए बिल्कुल है, ये करेक्ट है। सेल्फ रूल और कल्चर प्रोटेक्शन से जुड़ा है। बेस्क्यू नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में कौन सी बात सही है? बेस्क्यू लोग कहते हैं कि उनकी कल्चर और लैंग्वेज स्पेन से अलग है, इसलिए वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं। आंसर बी, हाँ यही है, वो अलग आइडेंटिटी चाहते हैं। नेशनलिज्म और प्लूरलिज्म के बारे में सही बात क्या है? मिनॉरिटी ग्रुप को राइट मिलते हैं ताकि उनकी कल्चर प्रोटेक्ट हो और सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। आंसर भी ठीक है, बिल्कुल सही है। प्लूरलिज्म का मतलब है कि अलग अलग ग्रुप के राइट हो, रिस्पेक्ट हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।